Hey guys! Welcome to this largest and the most impactful live and tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देंगे हमारी प्यारी माता भारत माता की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। और मैं हूं कौन? मैं हूं आपका अपना प्रिय पुत्र सुनील, अगर आपका प्यारा प्यारा सुनील भैया। ऑल राइट सुनील भैया, ऑल राइट। गुड इवनिंग, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सोनाली, तनुजा, इमामुद्दीन, विराज, ऋषिका, हर्ष, नीतू, इप्सिता, दिव्यांश, संजय, पवन, रुद्र प्रताप। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फिजिक्स वाला, और साथ ही साथ क्लास 12th के इंडिया के सबसे बड़े बैच में जिसका नाम है परिश्रम बैच। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। मजा आएगा आप लोगों को इसके बारे में जान के। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, दैट इज द गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल का एक स्पेशल टाइप होता है डैनियल सेल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सेल नोटेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम कंसेप्ट की डेप्थ में जाते जाएंगे और धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर तक उठेंगे। ठीक है भैया। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने होमवर्क दिया था, उसका डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट से। होमवर्क का डिस्कशन करना भी बनता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज को किस बेसिस पे बताना हो, जैसे मान लीजिए मैं इसको दो तरीके से आपको बता देता हूं, ठीक है ना। क्लास 10th में भी हम इसको दो तरीके से बताते हैं। मैं काम करता हूं, इसको पहले आपको क्लास 10th के बेसिक मेथड से बताता हूं और फिर मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बताऊंगा। पहले आप ट्राई कीजिए। वेकेशन कब से है? नेक्स्ट वीक से आपकी वेकेशन स्टार्ट होंगी, समर वेकेशन। सारे प्यारे दोस्तों को मैं बता देता हूं, लेकिन मैं आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस लेना चाहूंगा और प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप लोग आए, है ना। तो केमिस्ट्री की क्लासेस एज यूजुअल चलने वाली है, एक दो दिन चलेंगी, ज्यादा नहीं चलेंगी, एक दो दिन चलेंगी, ठीक है। ऑल राइट। होमवर्क हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्लास 10th के बेसिक मेथड से सिखाता हूं। लेफ्ट से राइट पे एनालाइज करना होता है। यहां पर मेरे पास है दोस्तों MnO2 से यहां पर मैं कहां गया, ये देखिए इधर जाता हूं फॉर एग्जांपल एनालाइज करने के लिए। तो यहां पर मैं बोलता हूं कि भैया MnO2 से MnCl2 पे आए तो आपने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का जो मतलब होता है वो होता है रिडक्शन, और हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाता है। ध्यान से सुनिए, यहां से यहां पर आए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहते हैं, जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो रिड्यूस कौन हुआ है? MnO2 हैज बीन रिड्यूस्ड, और ये हमारे पास यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, यहां से अगर हम देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जस्ट उल्टा प्रोसीजर होता है। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन है, तो ये यहां पर क्या होगा? 110% ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अरे वाह यार, क्या बात है सुनील भैया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास कौन है? ये। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका हमारे पास यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, सो दिस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, क्योंकि यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सुनील भैया, हमने क्लास 10th में भी ये बात पढ़ी है, बड़ी बेसिक सी बात है कि यहां से अगर हम यहां पर आते हैं तो क्या हुआ मेरे भाई? हाइड्रोजन हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सिमिलरली यहां से यहां पे गए, ऑक्सीजन हटी, रिडक्शन हुआ, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? MnO2 होगा। लिख देता हूं ब्रैकेट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर हो जाएगा MnO2, तो ये ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा HCl। ये तो क्लास 10th का एक बेसिक तरीका है करने का। लेकिन भैया मैं तो बड़ा हो गया हूं,
मैं तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सीखता हूं, मैं बहुत बड़ा बच्चा बन गया हूं, क्लास 12 का बच्चा बन गया हूं, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई आ जाओ। सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम लिखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन की बात करें, एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा राजा बेटा? 0। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल्स के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट्स का लिखते जाते हैं। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल्स के साथ होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। क्लोरीन अदर देन ऑक्सीजन और फ्लोरीन रहेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगी? -1 रहेगी। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर हमारे मैग्नीज का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर होगा -2। इसका मैं मानता हूं फॉर एग्जाम्पल है X प्लस इसका कितना हो जाएगा? -2 कितनी बार हो जाएगा राजा बेटा? 2 बार हो जाएगा। एक एटम का -2 होता है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा? -2 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और इनका जो सम हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? ये वैल्यू मेरे पास आती है, X की वैल्यू आती है +4। कितनी आती है? +4 आती है। ठीक है, यहां पे आप चाहें तो उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे? कि यहां पर ये जो वैल्यू थी, अरे भैया कैसे बोल रहा हूं ध्यान से देखना, ये -2 आपने लिख दिया जी भैया, ये कंपाउंड को आपने यहां पे लिख दिया जी। आप यहां पे इसको मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं कि -2 × 2, यानी एक ऑक्सीजन में -2 था, 2 थे तो -2 × 2 -4 हो गया। अच्छा, मैग्नीज का कितना आया? +4 आया, तो यहां पे लिख देंगे +4। ठीक है, उसी प्रकार से MnCl2 में क्लोरीन का होता है -1। -1 कितनी बार राजा बेटा? 2 बार हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा? X। इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 0, बिकॉज न्यूट्रल कंपाउंड है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? +2 आ गई। बहुत बढ़िया राजा बेटा, लगा दीजिए +2। अब आप देखिए सुनील भैया कहां से कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, आइए ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे +1 है, यहां पे भी +1 है। इधर देखिए, यहां से बच्चे बोलते इधर क्यों नहीं एनालाइज किया? नो चेंज, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि यहां पर तो हमको एनालाइज नहीं करना। ऑक्सीजन का देखिए सेम, यहां पे +1 था, यहां पर भी +1 है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2 था, ऑक्सीजन -2, तो यहां पर H2O के केस में तो एनालाइज करना ही नहीं है, इसके तो कुछ भी एनालाइज नहीं करना। अब बचता है ये और ये, इधर से इनको एनालाइज करते हैं। अब ध्यान से देखिए आप, अब अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये -1 है और ये यहां पे 0 हो गया है, दिख रहा है? -1 से ये वाली वैल्यू आपको 0 पे आती हुई दिखी है। -1 से 0, फिर +1 +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमारा बढ़ता है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई साहब -2 से ये -2 इसको तो हटा दो, ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। आप मैग्नीज को देखो बेटा, मैग्नीज को देखो, ये देखो मैग्नीज को, इधर देखो ध्यान से। -2 से -2, इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया। +1 से +1, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इनको तो हटा दो। -1 से 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी ऑक्सीडेशन है। ये देखो आप, ये -2 से अगर मैं यहां पे +2 पे जाता हूं, सॉरी -2 कहां से देख रहा हूं मैं भाई, ये +4 से +2 आई, +4 +3 +2 +1 0, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब 110% इसका रिडक्शन हुआ है। तो आप यह चीज लिख सकते हैं कि MnO2 का रिडक्शन हुआ है और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। MnO2 का रिडक्शन हुआ है, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसी भी तरीके से आप करिए, आंसर सेम आएगा भैया। क्लियर है बात? तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए कि MnO2 रिड्यूस्ड टू, ये किसमें रिड्यूस हुआ है? MnO2 reduced to MnCl2। रिडक्शन हुआ था ना,
रिडक्शन। HCl ऑक्सीडाइज्ड टू, ये बेसिक बातें आपको समझ में आनी चाहिए मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? तो आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर यहां तक समझ में आ गया तो उससे पहले एक बार लिख देंगे आए भैया कि सुनील मेरे प्यारे बड़े भैया, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाया, हमें समझ में आ गया। क्लियर है? तो आज की क्लास में अपन एक जादुई चीज करेंगे, आप लोगों का बचपन लौटाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो क्लास में आ जाएंगे ऐसे कुछ बबल्स। तो अगर आप 75% से ऊपर बच्चे करेक्ट आंसर करते हैं, या मुझे लगता है कि आए भैया का जो नारा है बहुत बढ़िया चल रहा है, तो ये बबल्स आएंगे। ये बबल्स जो है इनको मैं फोड़ूंगा, ये बचपन की आपकी यादें हैं, बबल बस्ट। क्लियर है भाई? क्लियर है? बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो। चलो, जितने लेक्चर्स में बोला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म करूंगा उतने में ही करूंगा, टेंशन मत लेना। आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हमको स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखिए, यहां पर हमने बात करी थी कि जब भी हम यहां पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शंस। आप मेरी बात से अलाइंड होंगे। सुनील भी, आपने हमको बोला था कि यहां पे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस अपने आप होंगे और कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस को हम जोर जबरदस्ती से करवाएंगे। तो कुछ स्पॉन्टेनियस होंगे और कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होंगी, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बहुत सही। अब देखिए, रिडॉक्स रिएक्शंस का फर्दर दो प्रकार होते हैं। फर्दर दो प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शंस की हम बात करेंगे, और ये दोनों की दोनों जो हमारे पास है, यहां पे हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो हम बात करेंगे दैट इज बेसिकली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में मेजरली जो हम बात करेंगे वो स्पॉन्टेनियस के टाइप में बात करेंगे। क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है? हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि स्पॉन्टेनियस ही होंगी, दे कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस एज वेल। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, थोड़ा सा हमें वो समझाइए, मैं समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास क्या होती हैं? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और जो हमारे पास रिडक्शन है वो बेसिकली एक ही वेसल में हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? एक वेसल मैंने उठाई, उसी पर्टिकुलर वेसल में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास क्या होती है सुनील भैया? अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक पार्ट में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इस वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको मैं बोलता हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी कि एक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक पार्ट में सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। आप समझ रहे हो क्या? आप मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? यहां पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्ट का मतलब है कि एक ही वेसल में, एक कटोरी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है, एक ही में हो रहा है। अगर एक कटोरी में ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी कटोरी में रिडक्शन हो रहा है, और इन दोनों को मान लीजिए मैं कनेक्ट कर देता हूं एक वायर के माध्यम से, ये एक वायर है, इसके माध्यम से कनेक्ट कर देता हूं, तो भाई साहब एक में ऑक्सीडेशन हो रही है, एक में रिडक्शन हो रही है, अलग अलग वेसल में अलग अलग काम हो रहा है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे क्या होता है दोस्तों? इन दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट इन सेपरेट वेसल। एक वेसल में ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन, और ये दोनों तार से कनेक्टेड है। ठीक है ना? प्यार से कनेक्टेड नहीं है, तार से कनेक्टेड है। हां, पता चला नॉटी टावरी बोलने लगे, ओ भैया ने बोला था ये दोनों प्यार से कनेक्टेड है। प्यार नहीं, तार 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 से कनेक्टेड है, नॉट प्यार। अब सुनील भैया एक बार, जैसे कि आपने ये बोला, तो एक ही बीकर में रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ये तो अभी हम समझने वाले हैं, लेकिन एक ही में हो रही है, ये समझ नहीं आया। ये बचपन में पढ़ी नहीं कि बड़ी रिएक्शन। ये मान लीजिए हमारे पास जिंक की रॉड है या जिंक मेटल का एक पीस है, ऐसा, ये जिंक मेटल का पीस है, ये जिंक मेटल है, और जिंक मेटल को हमने किसके अंदर डाल दिया है? एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया है। ये पढ़ा नहीं आपने? बताइए। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अरे राजा बेटा, क्या होगा? ये हमारे पास है जिंक और ये हमारे पास है कॉपर
सल्फेट नीले कलर का होता है। ये मान लीजिए है सुनील भैया, ये कॉपर मान लीजिए सुनील भैया का दोस्त मोहित, और सल्फेट है सुंदर कन्या। अब सुनील भैया जैसे ही क्लास में आते हैं वो देखते हैं कि मोहित बैठा है सुंदर कन्या के साथ। अब सुनील भैया ज्यादा रिएक्टिव है, मोहित को उठाते हैं और पटक देते हैं और सुंदर कन्या के पास में बैठ जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा ZnSO4। मोहित बोलता है तू जिंक नहीं तू जिन है मेरे लिए। ये मोहित है, ये सुंदर कन्या है, और ये सुनील भैया है। सुनील भैया की रिएक्टिविटी कॉपर से यानी कि Cu से ज्यादा है, तो कॉपर यानी कि मोहित भैया को मैंने उठा के बाहर पटक दिया। ये बाहर पटक दिया उनको मैंने, और मैं बैठ गया सुंदर कन्या के साथ। तो मोहित कहता है कि तू जिंक नहीं तू जिन है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो मैंने क्लास 11th में भी पढ़ाई, क्लास 10th में भी पढ़ाई, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स कैसे, मैं तो नहीं मान सकता भैया ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये कैसे रिडॉक्स? अरे राजा ध्यान से देख, एलिमेंटल फॉर्म में है जिंक, ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहां पर ये एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक। अब देखो सल्फेट के बारे में, सल्फर और ऑक्सीजन का निकाल के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है SO4 2-, ठीक है ना। अब इसमें अगर आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट X मानते हो, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2×4। क्यों? एक ऑक्सीजन एटम का -2 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा -2×4 यानी कि -8। इनका सम करोगे तो ओवरऑल चार्ज के बराबर आएगा। लास्ट क्लास में सब बातें मैंने आपको पढ़ाई ऑक्सीडेशन नंबर वाली, क्लास 11th की। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, X = हो जाएगा +6, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हो जाएगा +6। लिखते जाते हैं सबका। तो यहां पर सल्फर का हो जाएगा +6, ऑक्सीजन का है -2, सल्फर का है +6, ऑक्सीजन का है -2, ठीक है जी। अब कॉपर का यहां पर कितना हो जाएगा सुनील भैया, ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो CuSO4 में, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4 2 -8, ये है +6, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा +2 होगा। आप कैलकुलेट करोगे तो ये +2 आएगा, देखिएगा 4 2 -8, ये +6, कितना बचा, ये आएगा +2, ठीक है भाई जी। अब आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर्स में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये 0 +2 +6 -2 +2 +6 -2 0। अब देखेंगे अगर आप, तो यहां से ये 0 से अगर आप देखेंगे तो ये 0 से +2 पे आ गया। इसका मतलब सुनील भैया 0 से +2 पे आने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे सुनील भैया किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे थे, लेकिन जब वो जिंक सल्फेट उन्होंने बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स को दान किया। उसी प्रकार अगर आप यहां पे देखते हैं तो कॉपर क्या है, कॉपर हमारे पास है +2, ठीक है ना। अब देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो +2 से 0 हो गया, +2 +1 0 -1, यानी एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये 0 से +2 आया, ये +2 से 0 हो गया। जिंक एलिमेंटल फॉर्म में होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0। SO4 में सल्फेट का मैंने निकाला तो यह +6, इसका -2, इसका +6, इसका -2। कॉपर का आप निकालोगे CuSO4 के अंदर तो आएगा +2 और जिंक का आएगा +2, ठीक। अब 0 से अगर आप देखेंगे तो ये +2 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का, और कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, अगर एक कटोरी के अंदर मैंने नीले कलर के कॉपर सल्फेट को लिया, उसमें जिंक की रॉड डाल दी, एक ही कटोरी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट रिडॉक्स है। और दो अलग अलग कटोरी के अंदर हमारे पास एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, ये तार से जुड़े हुए हैं, तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डन है। अब देखिए, अब देखिए, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। ये समझ में आ गया भैया। अब जब ये समझ में आ गया तो आपको टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दो प्रकार के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, दोनों आपको समझ में आ जाएंगे, बस दिमाग लगाना और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर कंसेप्ट नंबर 1 मेरे पास इस स्लाइड का ये है, और कंसेप्ट नंबर 2 मेरे पास इस स्लाइड का ये है।
तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, तो आप बोलोगे सुनील भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में आपस में इंटरचेंज होता रहता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिस सेल में ये सारी चीजें हो रही है, जहां पर ये सारा खेला कूदा हो रहा है ना, ये जहां पर भी ये सारी खेलकूद हो रही है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। तो अ डिवाइस इन विच इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी ये जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ये जिस पर्टिकुलर सेल में हम बात करते हैं उससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब एक में केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होगा, एक में इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी में हो रहा होगा। सिंपल बात है सुनील भैया। तो आइए देख लेते हैं इस चीज को। तो यहां पर बेटा पहला तरीके का जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। क्या बोलते हैं इसको? गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल बोलते हैं। और जो दूसरा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे हैं, वही है। अभी मैं जी न्यूज पे गया था तो मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि पानी के अंदर मैंने बैटरी डाल दी थी, तो उससे मैंने क्या किया था कि पानी का ब्रेकअप करा दिया था, इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन यहां होती है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन यहां पे होती है। और साथ ही साथ अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूं तो ये जो प्रोसेस हमारे पास होता है ये स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। मतलब ये जो आप रिडॉक्स रिएक्शन करवा रहे हो इनडायरेक्ट, एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, ये अपने आप होता है। अरे अगर आप इस तार को प्यार माने तो इनके बीच में अपने आप प्यार हो जाता है सुनील भैया। यानी कि इधर ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन और ये अपने आप होता है, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। और ये स्पॉन्टेनियस होती है, यहां पर केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। बैटरी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है जी, बिल्कुल। उसी प्रकार राजा बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि मैंने पानी के अंदर बैटरी डाल के पानी का ब्रेकअप करा दिया। तो अगर आपने वो न्यूज चैनल वाला मेरा वीडियो देखा हो या फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे रील देखी हो, तो मैंने क्या करा था, एक बीकर लिया था जिसमें मैं पानी पीता हूं, उसी बीकर में पानी पीता हूं, उसी बीकर के अंदर पानी था और उसके अंदर मैंने बैटरी डाल दी। अब उसी के अंदर पानी का ब्रेकअप स्टार्ट हो गया। तो एक ही पर्टिकुलर वेसल के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा था, तो उसे हम बोलते हैं कि यहां पे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है। और क्या ये स्पॉन्टेनियस होती है? नहीं, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। ये तो भैया करवानी पड़ती है। आप बताइए अगर मैं पानी में बैटरी ना डालूं तो पानी अपने आप टूटेगा क्या? बैटरी डालने के बाद ही टूटेगा ना। बैटरी डालूंगा तभी तो टूटेगा ना। बैटरी डाली पानी टूटेगा, नहीं डालूंगा तो नहीं टूटेगा। क्लियर जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब एक ही वेसल के अंदर हो रही होती है, साथ ही साथ नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है जी भैया, क्लियर है। चलो अब एक सवाल लगा के देखते हैं तुम्हें कितना क्लियर हुआ है। 75% से अगर ऊपर बच्चों ने सही आंसर दिया तो ध्यान रखना यहां पे बबल्स आएंगे। ठीक है सर, चैट ऑफ कर दीजिए, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। करते हैं भाई, चैट ऑफ करते हैं। आप क्या करो ना, ऐसे फोन को है ना ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, चैट अपने आप दिखना बंद हो जाएगी। नहीं तो अगर आप पीसी पे देख रहे हो तो अलग बात है भाई। मैं कर देता हूं, चैट ऑफ कर देता हूं, टेंशन मत लो। इस सवाल के बाद चैट ऑफ कर दूंगा। अरे भैया यहां पे क्या शादी.com चालू हो गया क्या है? ओ आभार, कहीं चल रहे हो भाई साहब? आभार है, कहीं चल रहे हो टीने भाई साहब?
ये देखो ये देखो, ये यहां पे प्यार मोहब्बत की बातें करने आए हुए हैं, रिश्ता सेटिंग यहीं चल रही है बेटा। नोटी बॉय नोटी गर्ल, पढ़ाई कर लो। और अगर यहां पे तुमको ये बातें करनी है तो दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। शादी.com पे अपना अकाउंट बनाइए, 18 साल से ऊपर हो जाइए और फिर वहां पे जाके ये बातें कीजिए। शादी.com, बंधन.com, जीवनसाथी.com, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बढ़िया, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इन बातों के लिए। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। केमिकल एनर्जी सी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई है, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है और डन है। तो करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है जहां तक कि सारे बच्चों ने कर दिया है, ठीक है, ए है। वेरी गुड, 67% बच्चों ने सही आंसर किया है। प्रदीप, स्वाधीन, आदर्श, ओम अग्रवाल, धैर्य, अन्नी, अंश, गौरव, अमृतांशु एंड विराज पटेल। वेरी गुड। अब ध्यान से आप देखिए मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। सबसे पहला गैल्वेनिक सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, 110% इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है जी, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद तो बाकी ये तो सही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन या डायरेक्ट होती है और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो ऑब्वियसली गलत है, ये भी ऑब्वियसली गलत है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए अगर यहां पर है ना 75% से ऊपर बच्चे सही आंसर करते हैं ना, तो मैं यार वो बबल्स चलाता। ठीक है, ठीक है ना। अभी आप, एक भाई बोल रहा है सुनील भैया आपने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, अभी जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं सिर्फ आप उसको याद रखो। गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल, यहां जो रिएक्शंस हो रही हैं स्पॉन्टेनियस और ये जो रिएक्शन हो रही है नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे लास्ट क्लास में बताया था। अभी इस पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कहां पे स्पॉन्टेनियस लगाना है कहां पे नहीं लगाना, बस अभी इतना याद रखना है, गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल वाली जो रिएक्शंस है स्पॉन्टेनियस, दीज आर नॉन स्पॉन्टेनियस, बस इससे ज्यादा ऊपर नहीं सोचना। चलो एक बार बबल लगा देते हैं तुम्हारे लिए, पर देखो भाई चीटिंग कर रहा हूं मैं यहां पे, है ना, पर मैं चाहता हूं कि तुम अब सही आंसर करो। पॉइंट है, मेरे को भी मजा आता है यार, मेरे को बहुत मजा आता है भाई सब ऐसी चीजें करने में, है ना, बच्चों के साथ मस्ती करने में, खेलने में और खेलते खेलते साइंस पढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आता है भाई। एक तो कूलिंग चला चला के भाई मेरा है ना गला खराब हो गया यार। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। अब देखिए, अरे आबार कई करे तू भाई साहब, तोड़े के इन्हें देखो, जनरल फीचर्स ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। तो कुछ जनरल फीचर्स के बारे में यहां पे बात करते हैं गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल के बारे में। सबसे पहला फीचर हमारे पास क्या है सुनील भैया, सबसे पहला फीचर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बिल्कुल सही बात है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 110%, दिस इज राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो प्रकार होते हैं, एक गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब ये हमारे पास क्या यूज करता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो अपने आप होती है, और वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां पर कि हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जहां पर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अपने आप हो रही है यानी कि स्पॉन्टेनियस है, और जिसकी मदद से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर से सुनिए, यहां पर हमारे पास गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है जो कि एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, और इसकी मदद से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपेंस इन सेपरेट वेसल्स। एक वेसल जो होगा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में, एक वेसल को हम बोलेंगे, आधे वेसल को, जो एक वेसल है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा हमारे पास जो वेसल होगा उसे हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के दोनों सेपरेट वेसल्स के अंदर होते हैं, जी बिल्कुल सही बात है, दो अलग अलग कटोरी के अंदर हो रहे हैं, दो अलग अलग वेसल्स के अंदर हो रहे हैं, दो अलग अलग बीकर्स के अंदर हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन जहां पर होगा उससे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जो आपने बता दिया सुनील भी हमें,
और रिडक्शन जहां होगा उससे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ये भी आपने हमें बता दिया सुनील भैया। एक के अंदर होगा ऑक्सीडेशन तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक में होगा रिडक्शन तो उसे कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, उसके बाद हर हाफ सेल के अंदर हमारे पास क्या होगा, मतलब कि एक वेसल जो है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक वेसल है जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको बोल रहे हैं रिडक्शन हाफ सेल। दोनों के दोनों वायर से कनेक्टेड है। पॉइंट यह है कि ये जो दोनों हाफ सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं इनके अंदर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रोड होगी और वो इलेक्ट्रोड जो होगी दैट इज डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि हमने पानी में डिसॉल्व कराया है इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व कराया है। तो देखिए एक हाफ सेल जो होगा वहां पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरे हाफ सेल में एक और इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है और इनके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाली हुई है, एक इसके अंदर एक इसके अंदर। अब जिनको इलेक्ट्रोलाइट नहीं पता, देखो मैंने फर्स्ट चैप्टर में वैसे इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई है, वेंथॉफ फैक्टर जब पढ़ा रहा था तब बताई थी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्लास 11th में भी पढ़ाया था आपको और क्लास 12 के पहले चैप्टर सॉल्यूशंस में भी पढ़ाया। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई भी रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, दैट ब्रेक्स इनटू आयंस। ये आयंस के अंदर टूट जाता है इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म। एक्वस और मोल्टन फॉर्म में, यानी कि जब आपने इसको पानी में घोल दिया या जब आपने इस इलेक्ट्रोलाइट को पिघला दिया। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि आयंस में टूट जाएगा जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट को या तो पिघला दें या तो हम इसको पानी में डिसॉल्व करा दें। और जब हम ये करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये बात मैं आपको समझा पाया नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कि आप समझा पाए या नहीं। मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंस जो कि आयंस में टूट जाएगा जब आप उसको पानी में घोल देंगे या आप उसको पिघला देंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोड क्या होती है? फिर इलेक्ट्रोड क्या होती है? देखो एक वेसल जो है यहां पे, इधर हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, दूसरी यहां पे जो हमारे पास वेसल है इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया। अब इनके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे। इलेक्ट्रोड क्या होती है सुनील भैया? इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट enters or leaves an electrolyte in electrochemical cell like a battery, galvanic cell or electrolytic cell. इलेक्ट्रोड हमारे पास वो कोई भी कंडक्टर होगा जिसके अंदर से, जैसे मान लीजिए यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यहां पे रिडक्शन हाफ सेल है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रोड होगी, यहां पे दूसरी इलेक्ट्रोड होगी जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगी। अब ये इलेक्ट्रोड्स आपस में वायर की मदद से कनेक्टेड होगी। तो यहां पे जो भी वायर से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोड की मदद से मूव कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहां पे एक इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं और वायर की मदद से इधर जा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड्स है। ये इलेक्ट्रोड जो होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, दीज आर कंडक्टर्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है। जरूरी नहीं कि मेटल की हो, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स भी हो सकती है। सो दैट्स वाई मैंने यहां पे बहुत प्रिसाइजली बोला है कंडक्टर, मैंने यहां पे एक बार भी नहीं बोला मेटल का। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है, कार्बन का फॉर्म है, वो भी यूज किया जा सकता है। पेंसिल के जो पेंसिल का कोर होता है जिससे आप लिखते हैं वो ग्रेफाइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वो है ना, नॉन मेटल है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं यहां पे। तो इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिक करंट यहां पर आपका फ्लो कर रहा है, जिसके माध्यम से, जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप्ड है और वायर्स कनेक्टेड इलेक्ट्रोड से। ठीक है ना जी। तो ये कामना करता हूं आपको दोनों बातें समझ में आई होगी। ये आपके पास एक सेल है, ये देखिए, ये आपके पास एक वेसल है और ये आपके पास दूसरी वेसल है। इसके अंदर आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रोड है, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, ये, और ये दोनों वायर से कनेक्टेड है। ये बेसिक बात मैंने समझाई। ठीक है, चलो अगला पॉइंटर ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हमारे पास एनोड, ये शब्द जब भी आपको सुनाई दे रहा है एनोड, तो आपको याद रखना है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए।
एनोड से आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, 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 एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। एनोड पे ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कैथोड मतलब, कैथोड मतलब, कैथोड मतलब, कैथोड मतलब, कैथोड मतलब रिडक्शन, 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 ये रिडक्शन है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव याद नहीं रखना सुनील भैया, नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करोगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन वहां भी होगा और कैथोड पे रिडक्शन वहां भी होगा, ये दोनों में सेम है। लेकिन अगर आप पोलैरिटी की बात करोगे ना तो वहां पे एनोड पॉजिटिव होता है, यहां पे नेगेटिव माना जाता है एनोड, और यहां पर कैथोड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अलग से बाहर एक बैटरी लगती है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लेकिन यहां पे तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है। तो ये जो एनोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब ये क्यों है ये मैं आपको रीजन अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो, उसके बाद ये जो हमारे पास टू हाफ सेल्स हैं, टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ कॉपर वायर थ्रू एन अमीटर एंड एन स्विच दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल सर्किट। यानी यहां पर हमारे पास क्या होगा, ध्यान से फोकस करेंगे सारे दोस्त। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड जो है ये एक वायर के माध्यम से, यहां पे एक अमीटर है और यहां हम एक स्विच लगाएंगे, वो कनेक्टेड है इस दूसरे इलेक्ट्रोड से। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां पे ये जो दोनों हाफ सेल है, इसकी जो इलेक्ट्रोड्स है यहां पर, ये एक वायर के माध्यम से, ये एक वायर, एक तार यानी कि एक प्यार के माध्यम से दोनों कनेक्टेड है। समझ में आ गई बात? जी सुनील भैया समझ में आ गई। उसके बाद अगली बात आपको समझनी पड़ेगी, हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दोनों हाफ सेल्स की, दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ सॉल्ट ब्रिज इंटरनल सर्किट। अब देखिए साथ ही साथ अगर आप एक और चीज देख पा रहे हैं, अब इनका क्या रीजन है, क्या ये क्यों है यहां पे, मैं सब बताऊंगा। ये इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा यू शेप पाइप की मदद से आपस में दोनों कनेक्टेड है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये वाली इलेक्ट्रोलाइट और ये वाली इलेक्ट्रोलाइट आपस में सॉल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्टेड है, और यहां वाला ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये आपस में एक वायर और अमीटर की मदद से कनेक्टेड है। समझ में आ गया सेटअप? समझ में आया? दिमाग में इमेज बनी? जी सुनील भैया बन गई। अब सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है सुनील भैया, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, आप समझो सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है। बहुत बहुत बढ़िया, यहां पे सब चीजों में कंसेप्ट है, कुछ भी रटना नहीं है, मैं हर एक बात का कंसेप्ट बताऊंगा आपको। सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना दोस्तों, क्या होता है सुनील भैया सॉल्ट ब्रिज, प्लीज बताओ सुनील भैया। सॉल्ट ब्रिज जो होता है उसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होती है, जैसे KCl, K2SO4, NaCl हो सकती है, ये सारी की सारी होती है हमारे पास, एटसेट्रा। इन अगर अगर, अब क्या होता है अगर अगर, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यहां पर होती है, यानी कि ये जो सॉल्ट ब्रिज हमारे पास है इसमें हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब होता है जो कुछ काम ना करे, मतलब वहां पर इनएक्टिव हो। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है यहां पे दैट डोंट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स ऑफ एनी हाफ सेल। आप मेरी बातों को समझिए। देखिए दोस्तों, ये हाफ सेल और ये हाफ सेल में आपके पास यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोड है, यहां पे ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे वो यहां पे एंटर तो करेगी, लेकिन ना तो इससे इंटरेक्ट करेगी, ना इससे रिएक्ट करेगी, ना इससे रिएक्ट करेगी, ना इससे रिएक्ट करेगी। आप मेरी बात समझ पाए क्या मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों? इस सॉल्ट ब्रिज से एक इलेक्ट्रोलाइट यहां पे एंटर तो जरूर करेगी, लेकिन ना तो इससे रिएक्ट करेगी, ना इससे रिएक्ट करेगी, ना इससे रिएक्ट करेगी, ना इससे रिएक्ट करेगी, ना तो दोनों के इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करेगी, ना ही दोनों के इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करेगी। उसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आप लेके क्यों आए हो? है ये तो वो बात हो गई, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जब इसका कुछ काम ही नहीं है, ना इससे रिएक्ट करेगा, ना इससे करेगा, ना इससे करेगा, ना इससे करेगा, तो बैठा ही क्यों है? मैं बताऊंगा क्यों बैठा है। ये जो प्यार यहां पर चलता है ना तार के माध्यम से,
इस प्यार को चलते रहने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज की जरूरत है। कभी कभी कुछ रिश्तों में हमें लगता है कि ये इंसान अनवांटेड है, लेकिन वही इंसान उस रिश्ते को इनडायरेक्टली बचाकर बैठा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर घर में मां, अगर आप माता जी की बात करें तो हर घर में जो माता जी होती है, जो महिलाएं होती हैं, वो घर को जोड़ के रखती है। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है ना, यहां से जो प्यार इधर से इधर आ रहा है कंटिन्यूसली, अभी मैं बताऊंगा, उस प्यार को कंटिन्यूसली मैनेज करके रखती है। भैया ये प्यार आते रहना चाहिए। तो जैसे घर में मैनेज करती है ना हमारी माता जी, हमें लगता है माता जी कुछ नहीं कर रही, क्योंकि हमें दिखाती नहीं है वो, पर इनडायरेक्टली माता जी सब कुछ कर रही होती है। तो ये सॉल्ट ब्रिज इज लाइक दी माता जी, ये भैया इस प्रोसेस को करवा रहा है, हमें पता नहीं लग रहा। तुम्हें लग रहा होगा अरे यार ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है। सॉल्ट ब्रिज माता जी, माता मतलब भगवान, परमात्मा का स्वरूप, मां मतलब भगवान, है ना। हाँ, क्या हो गया भैया, सही है, सही है, बहुत बढ़िया। ये देखो मन्नत यादव आ गए, एनीवन फ्रॉम सिरसा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सब यहां नेटवर्किंग करो बेटा तुम लोग। हाँ, मैं भीलवाड़ा से, कोई है क्या भीलवाड़ा से, है क्या कोई? चलो फिर बातें करते हैं शहरों की। पढ़ाई वढ़ाई से क्या करेंगे भैया यार, पढ़ाई लिख के क्या करने वाले, कुछ नहीं। शहरों की बातें करते हैं। मैं भीलवाड़ा से हूं, कोई है भीलवाड़ा से, है आओ, कोई है आवार भीलवाड़ा से? मैं भीलवाड़ा से हूं भैया, कोई है क्या भीलवाड़ा से? कोई है क्या? कोई है? वो देखो कह रहा मैं आगरा से हूं, मेरे से बात करो। वो कह रहा नहीं। ओ आ गया आ गया, शुक्ला जी आ गए हमारे भीलवाड़ा से। चलो शुक्ला जी फिर मिलते हैं, बातें बातें करते हैं। भीलवाड़ा की क्या करेंगे पढ़ वढ़ के यार, बाकी सारे टाबर हमारे यही कर रहे हैं। वो कह रहा मैं सिरसा से हूं, वो कह रहा मैं यहां से हूं, वहां से। वो कह रहा है मेरा क्राइम पेट्रोल चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है भैया? है वो उदयपुर से है भाई अपना एक, बहुत बढ़िया। वो देखो हम कनपुरिया हैं। सही है भैया। गुड। ये देखो अब फिर नेटवर्किंग चालू हो गई। भाई तुमको पढ़ने भेजा, नेटवर्किंग करने भेजा है? देखो नेटवर्किंग करने का भी एक समय आता है, वो आएगा तो तुम्हें बताऊंगा। जब तुम ग्रेजुएशन में आ जाओ ना कॉलेज में, तब नेटवर्किंग करो अच्छे से। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, लोगों से कनेक्ट करो, तुम्हारी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कनेक्ट करो, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से कनेक्ट करो, उनसे बात करो। दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग, वहां काम आएगी। एक भाई कह रहा साइड। अरे यार तुम A to Z जो एग्जैक्ट में लिखता हूं मत लिखा करो, मैं प्योरली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिख कर लेके आता हूं कि अगर मान लो कोई बच्चा कभी मेरे नोट से सिर्फ पढ़ रहा होगा ना तो उसे समझ में आ जाएगा। आप समझो, मैं जो यहां पे क्लास में लेके आता हूं ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता तो ये वाला पार्ट नहीं लेके आता, पर ये मैं क्यों लेके आया, ताकि अगर कोई बच्चा सिर्फ मेरे नोट से भी पढ़ रहा है तो उसको पता लग जाए इलेक्ट्रोड का मतलब ये है और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है। तो मैं उस इंटेंट से बनाता हूं। पर आप जब नोट्स बना रहे होगे, अगर आपको इन दोनों चीजों का मतलब बना है तो आपको उसको नहीं लिखना है। आप समझ पा रहे हो? यू आर नॉट सपोज टू राइट दिस इफ यू नो द मीनिंग ऑफ बोथ दीज थिंग्स। अगर आपको इनका मतलब पता है तो नहीं लिखना है इनको। ये उसके लिए, जैसे मान लो कोई बच्चा नोट्स पढ़ रहा है और बोल रहा है मैं तो सुनील भैया के सिर्फ नोट्स से ही पढ़ लूंगा, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है, यह रिवाइज करने के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए, तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज जो हमारे पास है वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हमारे पास क्या होता है, यानी कि यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ना तो दोनों सेल्स के इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करेगी, ना ही इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करेगी। और ये KCl K2SO4 NaCl होता है, दैट इज इन अगर अगर। अगर अगर का मतलब क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है अगर अगर। अगर अगर हमारे पास क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और उस जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर हम इनको डाल के रखते हैं इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ताकि ये धीरे धीरे यहां पे आए, ऐसा नहीं झटके से अंदर घुस जाए। ठीक है? इसका एक और तरीका भी होता है कॉटन प्लग्स लगा के, वो भी मैं आपको अभी सिखाता हूं। चलो, तो एक बार आपको सारी चीजें वापस रिकैप करवाता हूं। गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास होता है, गैल्वेनिक या फिर वोल्टेक सेल, जिसके अंदर हम लोग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहां पर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। एक डब्बा जो हमारे पास होता है, ये जो डब्बा हमारे पास है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, तो दूसरा हमारे पास रिडक्शन ऑफ सेल है।
ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल होता है। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन हमने लिया है वो एक्वा सोल्यूशन लिया है, यानी कि पानी के अंदर हमने डिसॉल्व करा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाएगा। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोड है ये बेसिकली कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। इस इलेक्ट्रोड को वायर के माध्यम से हम लोग कनेक्ट करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, और यहां पे दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं जो कि ना तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करता है ना ही इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है बात जी। तो ये हमारे पास कहलाता है एक्सटर्नल सर्किट और ये हमारे पास कहलाता है इंटरनल सर्किट। ये वाली चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, चलो अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, डैनियल सेल। अब डैनियल सेल क्या होता है, यहां पे ये जो स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने लिया है ना, जिंक, कॉपर, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट वाला, इसे डैनियल सेल कहते हैं। ये डैनियल सेल जो हमारे पास होता है, दिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। ये बेसिक सी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो डैनियल सेल आपने लिखा है, डैनियल सेल इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल। आप मेरी बात समझ पाए क्या? ये जो है इसका एक टाइप हमारे पास होता है डैनियल सेल। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर केस की बात करें गैल्वेनिक सेल के, तो इसे डैनियल सेल कहते हैं। अब मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया, यहां पर हम लोग क्या सीखेंगे आप हमें वो बताइए। मैं मानता हूं सबसे पहले सर्किट का जो स्विच है वो ऑन कंडीशन में था, ये ऑफ कंडीशन में था। तो जब हमारे पास स्विच ऑफ कंडीशन में था तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन अमीटर। अमीटर आपको पता है एक करंट मेजरिंग डिवाइस होती है अमीटर, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। अगर यहां से करंट फ्लो करेगी तो अमीटर के अंदर जो आपके पास स्केल है उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आएगा मीटर में। ये ऑफ कंडीशन है तो यहां पे नो डिफ्लेक्शन इन अमीटर। लेकिन अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं तो मैं देखता हूं कि यहां पे एक डिफ्लेक्शन आता है। यहां मैंने कोई बैटरी लगाई नहीं, लेकिन अगर मैं जैसे ही स्विच को ऑन कर देता हूं, ये मैंने स्विच को ऑन कर दिया, सर्किट कंप्लीट हो गया, ये सर्किट यहां पे कंप्लीट हो गया, तो मैं देखता हूं यहां पे अमीटर में क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। ऐसा क्यों, वाई? अगर हम लोग स्विच को कंप्लीट कर दे, मतलब स्विच को ऑन कर देते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, तो यहां पे करंट क्यों फ्लो कर रहा है सुनील भैया? यहां पर ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पर करंट फ्लो कर रहा है? जब हमारे पास स्विच ऑफ था, नो डिफ्लेक्शन, स्विच ऑन कर दिया तो डिफ्लेक्शन आया मीटर में, यानी यहां पे करंट फ्लो कर रहा है। तो सुनील भैया यहां पे ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पे करंट फ्लो कर रहा है? अब क्या यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम करवा रहे हैं? नहीं, अपने आप हो रहा है, इसलिए स्पॉन्टेनियस है। और एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये जो रिएक्शन का एग्जांपल हम ले रहे हैं ये एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें कैसे क्या होगा इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे मैं आपको हर एक बात समझाऊंगा अच्छी तरीके के साथ। सबसे पहला मेरे दोस्तों एक छोटी सी बात, ये वाली जो वेसल है और ये वाली जो वेसल है, यहां पे ये वेसल को मैं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहां पे 110% ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो इस आधे हाफ को बोलूंगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहां पे होने वाली है रिडक्शन, तो इसको बोलूंगा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है भैया, आपने बोल दिया तो हमने मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डन है। सुनील भैया ये वाला जो वेसल हो जाएगा ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये वाला जो वेसल हो जाएगा ये रिडक्शन हाफ सेल। ये हमारे दिमाग में क्लियर हो गया भैया। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है ZnSO4 और यहां पर जो है वो है CuSO4। इतनी बात याद हुई जी? याद हो गई तो लिख दीजिए, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो है पहले वाले में वो है ZnSO4 और यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है CuSO4, और ये है एक्वस, यानी कि हमने एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना जी। जिंक सल्फेट को पानी में घोला था, कॉपर सल्फेट को पानी में घोला था, ये कलरलेस सोल्यूशन है, ये ब्लू सोल्यूशन होता है। इलेक्ट्रोड यहां पे जिंक की इलेक्ट्रोड होगी और यहां पे कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी।
बेसिक बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब सुनील भैया, अब आधा हिस्सा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, आधा हिस्सा रिडक्शन ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4, इलेक्ट्रोलाइट CuSO4, इलेक्ट्रोड जिंक, इलेक्ट्रोड कॉपर। ये यहां पे तार के माध्यम से अमीटर और स्विच के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ यहां पर एक सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स आपस में कांटेक्ट में है। मैं मानता हूं कि यहां पे सॉल्ट ब्रिज के अंदर फॉर एग्जाम्पल K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला है और यहां पर इसके मुंडी को बंद करने के लिए मैंने कॉटन के प्लग्स लगा दिए। क्या है ये? कॉटन प्लग्स हैं। ये क्या होते हैं सुनील भैया? अरे मैं ये नहीं चाहता कि झटके से सीधा अंदर घुस जाइए, कॉटन प्लग्स लगे हुए होंगे यहां पे, तो ये आराम से इलेक्ट्रोलाइट यहां पर अंदर जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ये बेसिक सेटअप आपको समझ में आ गया मेरे दोस्तों? जी समझ में आया भैया। अब होता क्या है, आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपने एक बात बोली मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब आयंस में टूटेंगे ये? मैंने कहा बिल्कुल टूटेंगे भैया। तो ZnSO4 आयंस में टूटता है तो बनता है Zn2+ और SO4 2-। आपने कहा वाह वाह मेरे प्यारे बड़े भैया, मजा आ गया। और कॉपर सल्फेट भी टूटता है तो बनता है Cu2+ और SO4 2-। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कह दी भैया, मजा आ गया। ये आयंस यहां पर होंगे, ये आयंस यहां पर होंगे, ऐसे आयंस तैर रहे होंगे ना, ऐसे आयंस जो हैं ये यहां पे तैर रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो आयंस है यहां पे ऐसे तैर रहे होंगे, ऐसे आयंस यहां पे तैर रहे होंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे ही यहां पर हम लोगों ने तार से कनेक्ट कर रखा था, जैसे ही हमने स्विच ऑन कर दिया, ये पूरा सर्किट यहां पर कंप्लीट हुआ और यहां पर अमीटर में एक डिफ्लेक्शन आता है, जिसका मतलब हमें समझ में आता है कि डेफिनेटली यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो कर रहा है और क्यों फ्लो कर रहा है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे पास एक मेटल है जिंक और हमारे पास एक मेटल है यहां पर कॉपर, ठीक है, और इनका हमारे पास यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो हमें एक बात यहां पर समझ में आ रही है कि जिंक और कॉपर की अगर मैं बात करता हूं तो जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है। जिंक ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर। तो एक छोटी सी बात मैं क्लास 10th की लिख देता हूं, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये तो बचपन में भी आपने पढ़ा है, 10th में आपने पढ़ा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से दे देगा। एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली। बिल्कुल 110% मैं आपकी बात से अग्री करता हूं सुनील भैया कि जिंक बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो दे दो दे दो। कॉपर भी देना चाहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर जिंक की बात करें और कॉपर की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं और ये अंबानी जी हैं, तो क्या मैं अंबानी जी को यहां पर पैसे दे सकता हूं? क्या नहीं, अंबानी जी मुझे देंगे, मैं कहूंगा अंबानी जी पैसे 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 दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं हूं, ये अंबानी जी, मैं कहूंगा अंबानी जी पैसे 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 पैसे। ऐसे थोड़ी होगा मैं अंबानी जी को, अंबानी जी ये पैसा लो ना भाई साहब, ये पैसा लो भाई साहब। अरे ये ज्यादा अमीर है, गरीब है कंपैरिजन में, तो ये देगा और ये इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर बोलेगा हाँ ठीक है भैया तुम्हारी तरफ से आ रहे तो देने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या दिक्कत है, ठीक। अब देखिए यहां पर होता क्या है, फिर होता क्या है सुनील भैया, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो जिंक है वो बोलेगा कि देखो भैया हम तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, जिंक बोलता है हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। तो जिंक ने बोला इलेक्ट्रॉन को मैं लूज करूंगा, तो जिंक क्या करता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और जिंक सॉल्यूशन में एंटर कर जाता है एज Zn2+। आप समझिए, जिंक मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर लूज करके सॉल्यूशन में कूद गया Zn2+। अब एक बात हमारे दिमाग में आती है कि सुनील भैया यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। यह बात आपके समझ में आई कि नहीं आई कि यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है? अरे वाह 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 सुनील भैया,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पे जिंक ने बोला इलेक्ट्रॉन ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इलेक्ट्रॉन ले जाओ ले जाओ ले जाओ, इलेक्ट्रॉन ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और वो सोल्यूशन में कूद गया Zn2+। अब ये इलेक्ट्रॉन को यहां पर लूज किया है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। अरे वाह सुनील भैया, मजा आ गया इस बात को सुन के, ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। अब क्या होगा, यहां पर तार के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होते हैं। अब यहां पे धीरे 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 इलेक्ट्रॉन्स बिल्टअप होते जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, आगे चल आगे चल आगे चल। ये जिंक तो पागल हो गया, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, ए भाई आगे चल आगे चल आगे चल। ये सब एक दूसरे को धक्का मारेंगे कि चलो भैया चलो, पीछे से धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है। जैसे मुंबई में होता है ना लोकल ट्रेन में, अपन को निकलना ही नहीं है जिस स्टेशन पे, उस पर भी धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। वैसे वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठे हैं, ये पीछे से कह रहा भैया धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है, ये कह रहा धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है धक्का आ रहा है, चलो 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 चलो। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? और अब पीछे से धक्का आ रहा भैया, और यहां पे नेगेटिव क्यों आपने लगाया? अरे भाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए नेगेटिव चार्ज लगाया भाई साहब, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जिंक क्या कर रहा है, मेटल बोल रहा है इलेक्ट्रॉन फेंके और कूद गया आयन बन के अंदर। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, आगे चलो 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 आगे 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 आगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब ये वाली जो इलेक्ट्रोड होगी एनोड होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल करके इधर आ रहे हैं, ठीक है। कॉपर के जो आयंस हैं वो कहेंगे देखो सुनो, हम हैं इलेक्ट्रॉन के लालची। हम क्या है, हम इलेक्ट्रॉन के लालची हैं भैया, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बोले हाँ भाई कहां से आ रहे हैं, बोले यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अरे जहीं से भी आवे भैया प्यार, हम तो ले लेंगे। ये एक तरीके से प्यार आ रहा है, बोले हम तो ले लेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां से आए, यहां से कॉपर के आयंस कूद के इधर गए कि भैया हम तो आयन लेंगे, हम तो इलेक्ट्रॉन लेंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे, भैया इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हा 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 क्या बात है क्या बात है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इसका मतलब रिडक्शन। रिडक्शन कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। इलेक्ट्रॉन लूज हुए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आए वो गेन हुए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आयंस प्रेजेंट थे वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो एज सॉलिड कॉपर यहां पर धीरे 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 डिपॉजिट होते जाएंगे। यानी यहां पे धीरे 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 सॉलिड कॉपर आपका डिपॉजिट होता जाएगा। और भैया यहां पे क्या होगा, अरे यहां पे धीरे धीरे जिंक गलता जाएगा, धीरे धीरे जिंक जो है वो गलता जाएगा। क्यों गलेगा, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए और आयन बन के सोल्यूशन में कूद गया। वो इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। वो इक्वेशन कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। Zn solid will gives Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। भैया इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए, फिर से देखिए जिंक ने बोला कि मैं तो हूं इलेक्ट्रॉन का दानी, मैं तो दान करूंगा। मैंने दान किया इलेक्ट्रॉन और मैं सोल्यूशन में कूद गया। इलेक्ट्रॉन का दान किया, लॉस हुआ यानी कि ऑक्सीडेशन, यानी कि ये एनोड है। अब ये नेगेटिवली चार्ज इसीलिए क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का एक बिल्टअप होता जा रहा है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स धक्का मुक्की कर रहे हैं, अरे आगे चलो आगे चलो आगे चलो, धक्का लगाओ धक्का लगाओ, धक्का लगाते 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 तार से, क्योंकि तार में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का लगाते हैं और ये आगे की तरफ जाते हैं। अब यहां पे Cu2+ के जो आयन है ये फटाफट जाएंगे, और भैया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन खाके वो यहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये तो धीरे धीरे गल रहा है और ये धीरे धीरे मोटा होता जा रहा है। समझ में आया जी? तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। ये आपका जो डैनियल सेल है यानी कि टाइप ऑफ गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल है, इस तरीके से काम करता है।
ये देखो, श्रेया, एक बच्चा लिख रहा है श्रेया आई लव यू, फॉलो मी ऑन दिस। पहली बात, श्रेया बेटा ऐसे तो मत करना तुम, ठीक है ना। दूसरा, भाई तेरे को आई लव यू, तेरे को इतनी जल्दी प्यार हो गया? तूने ना श्रेया की फोटो देखी, तूने ना श्रेया से कोई बात करी, तेरे को सीधा प्यार हो गया, आई लव यू। वो पीछे श्रेयस बैठा हो तो क्या पता तेरे को, श्रेया की जगह पीछे श्रेयस बैठा हो, बैठ के हंस रहा होगा, बांडो छोड़ो, मैंने आई लव यू कह रही हो ना बांडो। उसके बाद फॉलो भी करवा रहा तू, वाह, अलग नेटवर्किंग चल रही भैया, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं तुमको एक बहुत सच्ची घटना बताता हूं, इस सच्ची घटना से अगर तुम कुछ सीखो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तुम्हारे ऊपर है भैया। भैया एक सच्ची घटना, बिल्कुल एकदम 100% सच्ची घटना आपको बताता हूं, बाकी सीखना न सीखना तो आपके ऊपर है मेरे राजा बेटा, ध्यान से सुनना। हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा प्रचलन में था फेसबुक का मैसेंजर। पता नहीं आप लोग के आजकल प्रचलन में है कि नहीं है, हमारी तरफ पे फेसबुक का एक मैसेंजर चलता था, ठीक है ना भैया। हाँ, हमने बनाई, हम कॉलेज में गए, हमने बनाई एक मस्त सुंदर कन्या की आईडी, उस पर डाला कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, ये सारी डिटेल डाल दी, बिल्कुल जेन्युइन बना दी आईडी, ठीक है ना। और हम आ गए थे सेकंड ईयर में, समझ रहे हो ना तुम। तो सेकंड ईयर स्टार्ट ही होने वाला था, फर्स्ट ईयर ही मान लो अभी तुम, सेकंड ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब वो होता है ना कि मतलब खत्म हो गया है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे मान के चलो तो चलो आप चलो कि सेकंड ईयर का स्टार्ट हो गया है, मतलब ऑड और इवन सेमेस्टर होता है। आप कॉलेज में जाओगे तो समझ जाओगे ऑड और इवन सेमेस्टर कैसे होता है, मैं उसको कैसे बताऊं। तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है ना भैया, हमने वो आईडी बना दी और हम क्या करते थे ना, पांडे से चैट करते थे। अब बहुत सारे लोग चैट करते थे, मैं, मेरा एक दोस्त है पीयूष वो, मेरा दोस्त है निष्कर्ष वो, मेरा दोस्त था शुभम वो, है ना, हम सब लोग, विवेक तिवारी था वो, हम सब मिलके पांडे से चैट कर रहे हैं। और वो चैट तो लड़की की आईडी से हो रही है ना, एंड पांडे भी लाइक, पांडे इज टेलिंग अस एवरीथिंग, क्या आज तुम्हें पता है आज मैंने ये किया, आज तुम्हें पता है आज मैंने वो किया, एंड वी आर लाइक पांडे। कभी मैं चैट कर रहा हूं, कभी वो बोल भी रहा है यार तुम्हारी चैट स्टाइल बार बार चेंज क्यों जाती है, एंड हम भी लाइक अरे हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पांडे से हम सारे लड़के मिलके चैट कर रहे हैं, लेकिन पांडे को पता ही नहीं है। फिर हमने एक दिन मिलने के लिए बुलाया पांडे को कि पांडे चलो मिलते हैं। अब हमारा मिलने का प्लान पता है क्या था, कि पांडे मिलने आएगा, हम सब जाएंगे और उसके बाद पांडे को लेंगे, पांडे प्रैंक, पांडे भी हंसेगा हम भी हंसेंगे, और फिर पांडे का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और फिर कॉलेज वालों को दे देंगे भाई कि कॉलेज के फेसबुक का जो पेज है उस पर डाल दो, मजा आ जाएगा, प्रैंक विद पांडे जी, ऐसे करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया प्लान था हमारा। अब हम कब डरे वो मैं आपको बताता हूं। मिलने से एक दिन पहले पांडे जी भैया शेव वेव करा के आए, एकदम बढ़िया कपड़े वपड़े ले रहे हैं, पहन रहे हैं, भाई कल तो मेरी डेट है भाई, कल मैं मिलने जा रहा हूं भाई। और हम सब की हार्ट बीट तेज हो रही, भाई ये तो सीरियस हो रहा है यार, तो पागल हो गया है, तो सीरियस हो रहा है। क्योंकि हम तो आई लव यू बुलवा रहे थे ना इससे, पांडे जी से आई लव यू, पांडे भी लाइक आई लव यू, हम आई लव यू लिखवा रहे थे उससे, पांडे लिख भी रहा था। हमको क्या पता पांडे अटैच हो जाएगा, हमको तो पता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ सुनील भैया, अब पांडे जी भाई साहब इतना खतरनाक तैयार वैयार हो गए भैया कि हम तो मिलने जा रहे हैं, कल तो हमारी डेट है। भाई सबकी हार्ट बीट तेज हो गई, हमने बेकरी पे मिलने बुलाया था कॉलेज की, सबकी हार्ट बीट तेज चल रही है। अब भाई पांडा हुआ तो पांडे का तो दिल टूट गया, सुसाइड उसाइड ना कर ले भाई पांडे। तो मैंने पांडे से पूछा रात में, मैंने कहा देख भाई पांडे कोई सच्चा बच्चा प्यार व्यार तो नहीं हो गया, देख प्यार व्यार होता नहीं, अट्रैक्शन होता है। कह रहा नहीं भाई, जब प्यार मिलना होता है ना तो भगवान किसी भी जरिए से भेजते हैं। तू बता ना भाई, इतनी संसार में लड़कियां हैं, मैं कॉलेज में आया तभी क्यों लड़की मिली, क्योंकि भगवान चाहते थे भाई। अब मैं बात कर रहा हूं, उसने आगे से मुझे आई लव यू लिखा है भाई, इसका मतलब मुझसे प्यार करती है। समझ रहा है भाई, ये बिल्कुल सत्य है, भगवान देख ऐसे ही मिलवाते हैं भाई। और मैं कह रहा हूं अरे भाई भगवान नहीं मिलवा रहे हैं, एक्चुअल में कोई है ही नहीं, हम हैं। मैं सबको जाके बोला भाई ये सुसाइड ये कर लेगा, सुसाइड कर लेगा भाई, ये लटक वटक जाएगा भैया कल। एवरीवन इज लाइक कल पांडे को हम प्यार से समझाएंगे, मस्ती वस्ती नहीं करेंगे, प्रैंक वैंक नहीं करेंगे। फिर हम गए बेकरी पे, पांडे एकदम हीरो बन के आया भाई साहब, हीरो। 4 साल में वैसा नहीं देखा मैंने उसको, मतलब आज तक भी नहीं देख पाता हूं, मतलब वैसा उस स्टेट में जैसा वहां पे आया था वो। बेकरी पे आया, पांडे भी लाइक भाई तुम लोग यहां क्या कर रहे हो। गए पांडे को तो गले लगाया, भाई पांडे, कह रहा हाँ क्या हो गया। मैंने कहा भाई सुन सुन, वो जो लड़की थी ना वो कुछ है ही नहीं।
फालतू की बातें मत कर। मांडे सुन, ये देखिए फेसबुक की आईडी है और हम लोग तेरे से चैट कर रहे थे, हम सब मिलके चैट कर रहे थे। हो पांडे भाई, मोटे मोटे आंसू गिर रहा भैया, पांडे के मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं भाई साहब। पांडे रो रहा है और हमारी फट रही है। पांडे कुछ कर मत लेना, करियर एंड हो जाएगा हमारा। पांडे रो रहा है, रो ही रहा है क्योंकि उसको सच्चा प्यार हो गया ना और उसके साथ स्कैम हो गया। भाई इतना बुरा लगा ना, उसके भाई ने कभी बात ही नहीं करी उसके बाद। आखिरी दिन भी कॉलेज का निकल रहा, बात ही नहीं करी भाई ने। खैर सॉरी, मैं कह रहा भाई पांडे आज तो आखिरी दिन है भाई, आज तो यार भाई सब फेयरवेल ले रहे हैं एक दूसरे से यार, गले लग रहे हैं। नहीं भाई, बंदे ने आखिरी दिन तक बात नहीं करी, उसके लाइफ लॉन्ग उसको इंप्रिंट बैठ गई उस बात की। समझ रहे हो तुम? आज भी अगर हम देखते हैं ना उसकी पोस्ट भाई इग्नोर मारता है वो हमको, फुल इग्नोर मारता है। तो ऐसी बातें क्या दिल में लग जाती है। तो ये जो भी पीछे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लगता है कि जेन्युइनली लड़कियों की जरूरी नहीं है, लड़की लड़का भी हो सकता है, तो तुम क्यों इमोशन लगा के बैठो? 5 मिनट चैट नहीं, आई लव यू, वाह वाह राजा, किस दिन बजेगा तेरा जोर से बाजा। और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तो सब भुगत चुका हूं। कहते जाके पैर ना फटे बवाई वो का जाने पीर पर आई। अरे भैया हमारे पैर में लगी इसलिए हमको दर्द का एहसास है, तुम्हारे लगी नहीं इसलिए तुम्हें एहसास नहीं है। सब फालतू की बातें ये तो फिर भी निकल जाएगा जीवन में। ये जो चीजों के इंप्रिंट होते जिंदगी भर नहीं निकलते भाई। कहां अटक रहे हो तुम? बावड़े हो गए हो क्या? मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चीजों के इंप्रिंट जीवन भर नहीं निकलते हैं। सुधर जाओ, समय है। इंद्रियों को वश में करो। तुम्हारी जो इंद्री तुमसे करवाती तुम करने लग गए हो, क्या है भाई ये? थोड़ा सा एकदम स्ट्रांग बनो यार, चाहे लड़के हो चाहे लड़के, अपनी इंद्रियों को वश में करो भाई। कुछ भी जो इंद्री करवाए, आभार तो भाई साहब मन तो चैट करने को मन करियो भाई साहब मैं तो चैट करूं, आभार भाई साहब हमारा मन को नहीं करियो पढ़ने को भाई साहब मैं तो पढ़ाई को नहीं करूं। अरे कहीं चाह रहे हो भाई साहब, ये ऐसे चलती क्या जिंदगी? आई लव यू चल रहा है यहां पे इनका अलग ही, जानना पहचान, आई लव यू। ऐसे नहीं होता भाई, जीवन ऐसे नहीं चलता, समझो। देखो एक बहुत बढ़िया बात सुनना तुम, ये पहले लड़कों के लिए फिर लड़कियों के लिए। फूल हिलते नहीं हवा हिलाती है उन्हें, फूल हिलते नहीं हवा हिलाती है उन्हें, और लड़के बिगड़ते नहीं लड़कियां बिगाड़ती है उन्हें। अब लड़कियों के लिए, फूल हिलते नहीं हवा हिलाती है उन्हें, फूल हिलते नहीं हवा हिलाती है उन्हें, और लड़कियां बिगड़ती नहीं लड़के बिगाड़ते उन्हें। दोनों ही केस में अप्लाई होता है। अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें, पढ़ाई लिखाई करें। मैं भी 11वीं कक्षा के अंदर है ना, पहली बार प्रेम के झांसे में फंस गया था। कुछ नहीं होता भैया, सब झांसेबाजी है, इस पे पढ़ाई वढ़ाई करो जीवन में। और ये नहीं कर पा रहे तो अपने समय को कुछ अच्छी चीजों में लगाओ कि भाई मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा तो कोई तो स्किल तो सीख लो, डिजाइनिंग सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, यूट्यूब पे काम करना सीख लो, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, एआई सीख लो, कुछ ऐसी चीज सीखो जो तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव हो। ये प्यार मोहब्बत इश्क विश्क टाइपिंग वाइपिंग कहीं काम नहीं आने वाली। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कहीं काम नहीं आएगी। सिर्फ ब्रेकअप होगा पैचअप होगा, दिन भर यही लगा रहेगा। आज ब्रेकअप कल पैचअप, परसों ब्रेकअप तरसों पैचअप, चलता रहेगा। उठो इन चीजों से भाई, उठो। चलो ये भी जरूरी था इसलिए बताना था। अब ध्यान से देखिए, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ठीक है? चलो, हो चला गया क्या लड़का हमारा? भैया अपनी स्टोरी बताइए। कभी और बताएंगे। उसने कहा था हमेशा हम रहेंगे साथ, उसने कहा था हमेशा हम रहेंगे साथ, जब वक्त आया तो मार दी मेरे को लात। ठीक है, तो अपन ने भी सब फेस किया है और उसी के बाद आपको समझा रहे हैं। अगेन बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस कर चुका हूं सारी बातें, इसीलिए बता रहा हूं। कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा बस लाइफ में। अगर तुम सब मैनेज कर सकते हो तो करो। देखो मैं तो पढ़ाई के साथ सारी चीजें मैनेज कर रहा था, एक्स्ट्रा करिकुलर भी, रिलेशनशिप भी। क्लास अटेंड करने के बाद सीधा क्लब्स में चला था। क्लब्स ऐसे जो कॉलेज के क्लब्स होते हैं, MES JUET इनके क्लब्स होते थे, उनमें जाता था। उसके बाद गर्लफ्रेंड से बात करता था। तो आपको अगर वो टाइम मैनेजमेंट आता है तो आप वो करो, पर मैं तो अभी बोलूंगा अभी इस उम्र में मत करना।
आपको एक समय आएगा जीवन में जब आपको प्रेम में पड़ना होगा, वो हो जाएगा अपने आप। ऐसा नहीं होगा कि आप इंटेंशनली जाओगे कि अब तो मैं प्रेम, जब चीजें होनी होती है उनका एक सही समय आता है। इंसान के साथ सब कुछ होता है, वो सही समय पे ही होता है। वो इंसान एकदम से आपके जीवन में आएगा, एकदम से सारी चीजें होंगी। अभी आप इंटेंशनली कर रहे हो, आप मत करो। आप समझ रहे हो? अभी आप जबरदस्ती जा रहे हो कि हाँ भाई मैं डिस्ट्रैक्ट होना चाहता हूं, मैं बर्बाद होना चाहता हूं, मैं बर्बाद होना चाहता हूं, अभी तुम्हारे मन से चल रहा है। अभी मत करो, समय आएगा अपने आप चीजें होंगी। ठीक है दोस्तों, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। जीवन में हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, हम वक्त को वक्त ही नहीं देते। समय को थोड़ा समय दीजिए, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए। हर चीज का एक सही समय, एक सही वक्त आता है और उसी समय पे वो बात अच्छी लगती है। समय से पूर्व अगर बच्चा भी संसार में आ जाए तो बच्चा भी दुख झेलता है। अगर एक बच्चा 9 महीने के अंदर आना है संसार में और वो 7 महीने में आए तो वो वेंटिलेटर पे बैठता है, वो वेंटिलेटर पे रहता है। प्रभु ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर वो वेंटिलेटर पे रहता है। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, पर ऐसा होता है, सत्य है। समय से पूर्व अगर कोई चीज होगी तो वो चीज हमेशा दुख और दर्द तो देगी ही देगी, या तो वो खुद झेलेगी या सामने वाले को झेलना पड़ेगा। समय से पूर्व क्यों करना चाहते हो सारी चीजें? हर चीज का एक समय आता है। तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम्हें किसी से प्रेम होगा, तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओगे, और तुम्हारा भी समय आएगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भार्या होगी जो सिर्फ तुमसे प्यार करती होगी। और ऐसी आप लड़की हैं तो आपके लिए लड़कों के केस में अप्लाई होता है। आपका भी समय आएगा। तुमको हर चीज समय से पहले करनी है। प्रो हो रहे हो अलग ही, तुम क्यों कर रहे हो? चलिए, कलयुग में किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। क्या बोले आप? चलो आ जाओ, इस पे फोकस करते हैं। जब पता है कि किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, फिर भी मैं तो प्रेम करूंगा, प्रेम करूंगा। तुम पे भरोसा तो नहीं कर सकता और तुम भी मुझ पे नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करूंगा ताकि तुम मुझे धोखा दो और फिर मैं सबको जाके बताऊं कि मुझे धोखा मिला। अरे नॉटी बॉय, जब पता है कि कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, और लड़कियों तुम्हें भी पता है कि जब कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, तो क्यों फालतू की चीजों में अड़ना है? इग्नोर, अवॉइड। पढ़ाई, माता पिता, अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छे कर्म करिए, माता पिता को खुश रखिए, पूजा पाठ करिए। आप अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को याद कीजिए। आप वाहिगुरु को मानते हैं, वाहिगुरु को याद कीजिए। आप जीसस को मानते हैं, जीसस को याद कीजिए। आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, जिसको मानते हैं उनका नाम जप कीजिए। कुछ अच्छी चीजें करो जीवन में, नाम जप करो, अच्छा खाना खाओ, नाव धो रोज, पूजा पाठ करो, पढ़ाई करो, जो अच्छी चीजें वो करो। वो सब छोड़ के फालतू की बातें करते हो। चलो कोई बात नहीं, अब इस पे फोकस करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि समय के साथ एक भाई कह रहा था मैं समय हूं, तुम समय हो तो समय सुनो मेरे भाई। समय के साथ एनोड जो है वो बेसिकली थिनर होता जाता है। ये देखिए, समय के साथ एनोड बिकम्स थिनर एंड कैथोड बिकम्स थिकर। ये तो बात आपको समझ में आ ही रही होगी। ये थिनर हो जाता है और ये थिकर होता जाता है। लेकिन इससे सॉल्ट ब्रिज का क्या रीजन है, समझ नहीं आया भैया, आप समझो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज नोटिस करी कि धीरे धीरे समय के साथ Zn2+ के जो आयन्स है वो यहां पे बढ़ते जाएंगे। अरे अगर यहां पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो सोल्यूशन में Zn2+ जाएगा, तो धीरे धीरे यहां पर Zn2+ के आयन्स बढ़ते जाएंगे। सोल्यूशन में Zn2+ के आयन्स बढ़ते जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा। अच्छा भैया ये देखिए, Zn2+, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता जा रहा है। और यहां पर जो Cu2+ है वो कंटिन्यूसली यहां पर जाते जाएंगे और एज कॉपर डिपॉजिट होते जाएंगे। भाई ये Cu2+ आयन सोल्यूशन से कंटिन्यूसली यहां जाते जाएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में Cu2+ आयन की कमी हो जाएगी। यहां पे ये सोल्यूशन में जो आयंस हैं ये धीरे धीरे यहां पे जाते जाएंगे, जी सुनील भी जाते जाएंगे, तो हमारे पास Cu2+ आयंस की कमी हो जाएगी यहां पे। लेकिन सोल्यूशन में SO4 2- तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो यहां पे एक तरीके से एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होने लगेगा। क्या बिल्डअप होगा? एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होने लगेगा। यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, क्योंकि यहां पर जो जिंक मेटल था वो इलेक्ट्रॉन दान करके सोल्यूशन में Zn2+ आने लग गया, तो Zn2+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया। यहां पे जो Cu2+ के आयंस थे
वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहां पे जाके एज कॉपर की तरह डिपॉजिट हो रहे हैं। तो सोल्यूशन में Cu2 प्लस आयंस घट रहे हैं और SO4 2 माइनस आयंस बढ़ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे इससे ये फर्क पड़ेगा राजा बेटा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि ये Zn2 प्लस के आयंस जो हैं, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको रोकने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना वायर में, ये जो यहां से मूव करके जा रहे हैं, उनको पकड़ लेंगे। ए रुक 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 रुक, आबार रुक। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, इसको रोकेंगे। ए रुक, ए रुक जा रुक जा रुक जा, ए रुक जा, ए रुक जा, नॉटी बॉय रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये इसको पकड़ रहे हैं और यहां पे नॉटी बॉय, यहां पे ये सल्फेट क्या कर रहा है, इधर जो इलेक्ट्रॉन्स आने वाले होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो इनको रोक रहे हैं और ये इनको धक्का मार रहे, भग जा ऐसे, ए भग जा, ए भग जा, ए भग जा। और ये बोल रहे जाना नहीं जाना नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, ये इसको रोक रहे, जाने नहीं देंगे तुझे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, जाने नहीं देंगे तुझे। और ये इधर से इसको रोक रहे, आने नहीं देंगे तुझे। अब यहां से जा नहीं पाएगा, यहां से आ नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो यहां पे तार में करंट फ्लो कर रहा था, ये रुक जाएगा। अब बच्चों को एक डाउट और होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ये है या ये है, तो ध्यान से समझिए क्या है। ये इस डायरेक्शन में जो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। बचपन से पढ़ते आए हैं आप, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और इसके जस्ट अपोजिट जो चलता है वो कन्वेंशनल करंट है। ये सब बचपन से आपने पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है आपने। ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है और ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को इसने पकड़ा और इसने बेसिकली रिपेल किया, तो ना तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ना तो इधर से आ सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में करंट रुक जाएगा। तो सिंपल सी बात यहां पर यह है, एज पॉजिटिव चार्ज बिल्ड्स अप इन द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट वोंट अलाउ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स टू मूव। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जहां बिल्डअप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा। कहां पे, कैथोड पे जाने नहीं देगा। ऑल्सो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा इन दी रिडक्शन ऑफ सेल, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है रिडक्शन ऑफ सेल में, वो इलेक्ट्रॉन्स को या Cu2 प्लस आयंस को जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो एक तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पे रुक चुका है। अब यहां पर आता है सॉल्ट ब्रिज, जो बोलता है कि तुम्हारे बीच में जो प्यार है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब यहां पर सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर है हमारे पास, ये है हमारे पास मान लीजिए सॉल्ट ब्रिज। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास है सॉल्ट ब्रिज। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है जी। अब इस सॉल्ट ब्रिज में मान लेता हूं कि यहां पे K2SO4 मैंने लिया था, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास K प्लस और SO4 2 माइनस के आयंस होंगे, K1 प्लस के आयंस होंगे और साथ ही साथ SO4 2 माइनस के आयंस होंगे। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट यहां पर हमारे पास अवेलेबल है और यहां पे इसका जो मुंह है वो बंद है विद द हेल्प ऑफ कॉटन प्लग्स। ये कॉटन प्लग्स है यहां पे, ठीक है जी। इसका यह मतलब है एकदम झटके से यहां पर ना आ जाए एक्सेस क्वांटिटी में, ठीक है ना, जब रिक्वायरमेंट हो तभी है। अब देखिए यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज का बिल्टअप ज्यादा हो गया है, इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहां पर SO4 2 माइनस के जो आयंस हैं, यहां पे SO4 2 माइनस के आयंस जो है वो बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ताकि इस जो एक्सिस पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर सके। सिमिलरली यहां पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा था, तो यहां पे K1 प्लस के जो आयंस है वो आएंगे, ताकि वो नेगेटिव चार्ज जो यहां पर बढ़ रहा था उसको न्यूट्रलाइज कर दे। क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट में सल्फेट है यानी नेगेटिवली चार्ज है वो यहां आएगा ताकि इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाए। यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो यहां पे K1 प्लस आएगा ताकि वो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाए। तो जैसे ही ये चार्जेस यहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि यहां पे आयंस जो है इनके जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, यहां पे कोई इंबैलेंस नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है सॉल्ट ब्रिज का काम। इट हेल्प्स टू मेंटेन
द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द टू हाफ सेल्स, यानी कि यहां पे ना तो पॉजिटिव चार्ज हो ना तो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस विच एंश्योर्स द फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ट हो रहा था, यहां पे नेगेटिव चार्ज बिल्ट हो रहा था, तो इलेक्ट्रोलाइट से नेगेटिव आयंस इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस इधर आ जाएंगे, दोनों तरफ जो चार्जेस बिल्डअप हो रहे थे उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे सो दैट यहां से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सके। अगर यहां पे चार्जेस बिल्ट हो गए पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, पॉजिटिव बिल्ड हो गया इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इन दोनों चार्जेस को अगर हमने न्यूट्रलाइज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में चलता रहेगा। सो दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है? चलो अब इसकी एक समरी टेबल जो कि हमने बनाई है अगेन हमारे दोस्त चैट जीपीटी की मदद से, ध्यान से देखेंगे। जिंक की रॉड को हमने डाला था और कॉपर की रॉड को हमने डाला था, ठीक है। तो जिंक की रॉड यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रही थी? एनोड की तरह एक्ट कर रही थी, और एनोड पे होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर की रॉड हमारी कैथोड की तरह बिहेव कर रही थी, और कैथोड पे होता है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, तो दिस इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज्ड, और यहां पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा बिल्टअप हो जाता है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड कहलाती है, ठीक है। वायर से बेसिकली क्या होता है? वायर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता है फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये अपने आप हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, और दो अलग अलग वेसल्स में हो रही है इसीलिए इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? आयंस का फ्लो करवाता है, और इसकी मदद से हम लोग मेंटेन करते हैं न्यूट्रलिटी को, यानी यहां पे सॉल्ट ब्रिज से आयंस का मूवमेंट होता है ताकि यहां पे दोनों तरफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है। चलो कामना करता हूं क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया तो एक बार आए भैया लगा दीजिए फटाफट से, राइट आए भैया इनटू द कमेंट सेक्शन, जल्दी से दोस्तों फटाफट से एक बार आए भैया लिख दीजिए। फिर एक लास्ट छोटी सी चीज आपको और सिखाऊंगा, जल्दी से एक बार आए भैया लिख देंगे सारे के सारे प्यारे प्यारे दोस्त, एक बार आए भैया लिख देंगे फटाफट से सारे के सारे प्यारे प्यारे दोस्त, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब सेल नोटेशन को। अब हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं सेल नोटेशन को। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेल नोटेशन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पे सेल नोटेशन। मेरे दोस्त कामना करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बबल्स भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से आए भैया का नारा लग रहा है, तो बबल्स फॉर ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स, अपने अंदर जो बचपना है उसको मरने मत दीजिए, ये बचपना आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। ये बचपना जिंदा रहना चाहिए दोस्तों। अरे वाह यार क्या मस्त चीज है यार, एकदम ऐसे डोपामिन रश आ रहा है ना, ऐसे खुशी मिल रही है ना यार, बचपन आ रहा है यार वापस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो ऑल राइट मेरे दोस्तों, ऑल राइट, चलिए बहुत बढ़िया। तो सेल नोटेशन अब बेसिकली क्या होता है, ये हमारी क्लास का आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसको खत्म करते हैं बढ़िया से। कामना करता हूं आपको बेसिक बेसिक बातें कवर हो रही हैं, और धीरे धीरे चैप्टर का लेवल में बढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है ना। चलो अब सेल नोटेशन आप मेरे साथ सीखेंगे यहां पर होता क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये डिफिकल्टी होती है कि अरे यार ये भैया यार ये क्या पढ़ा दिया यार, समझ ही नहीं आया यार। मैं बताता हूं क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला, अ शॉर्ट एंड एब्रीविएशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन अ वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल इज बेसिकली कॉल्ड एज सेल नोटेशन। अब अभी जो हमारे पास गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल का जो हमने एक स्पेशल टाइप लिया दैट इज कॉल्ड एज डेनियल सेल। अब इसके अंदर जो भी एक केमिकल रिएक्शंस होती है, अगर हम उसको एक शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखते हैं, एक एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, छोटे तरीके से लिखते हैं, मतलब शॉर्ट करके लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेल नोटेशन। मतलब अभी जो भी यहां पर हो रहा था, अगर उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, एक स्मॉल फॉर्म में लिख दें, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख दें, एक शॉर्ट एंड एब्रीविएशन मतलब कि छोटा करके हम उसको लिख दें, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं सेल नोटेशन। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आप सेल नोटेशन करते हैं तो लेफ्ट साइड में आप ऑक्सीडेशन को बताते हैं जो कि एनोड पे हो रहा है, और राइट साइड पे आप रिडक्शन को बताते हैं जो कि कैथोड पे हो रहा है। मतलब लेफ्ट साइड पे आप ऑक्सीडेशन बताएंगे और राइट साइड पे आप रिडक्शन बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आइए
तो एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन हमारे पास कहां पे हो रहा है, रिडक्शन हमारे पास हो रहा है एट कैथोड। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि यहां पर जिंक सॉलिड जो था उसने दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और वो सॉल्यूशन में एज आयन चला गया। ठीक है ना भैया, आयन सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं क्या जी, 110% डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए हमने लिखा Zn2 प्लस एक्वस, बिकॉज दीज आर डिसॉल्व इनटू दी सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व है अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यही दोनों रिएक्शंस को मैं यहां पे लिख देता हूं, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu सॉलिड। ठीक है जी भैया। अब अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को सेल नोटेशन के माध्यम से लिखना चाहते हैं, यानी कि ये हमारे पास हो गया, यहां पे ये चीज हमारे पास हो गई कंसेप्ट 1, ये कंसेप्ट 1 है हमारे पास, कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 1। अब इसी चीज का हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल नोटेशन के माध्यम से लिखेंगे। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास हो रही थी, इसको अगर मैं सेल नोटेशन के माध्यम से लिख के दिखाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होता है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास था Zn सॉलिड, जब उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक वर्टिकल लाइन आप यहां पे बनाएंगे और आप बताएंगे कि वो कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस एक्वस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जिंक का सॉलिड था, ठीक है, और यहां पर वो कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस एक्वस में। कोई आना चाह रहा है क्या? ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है जिंक सॉलिड और ये हमारे पास यहां पर क्या हो गया, Zn2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो गया। कौन आ रहा है जो वेट कर रहा है इधर बाहर? कोई नहीं आ रहा? अच्छा, मुझे लगा कोई वेट कर रहा है बाहर, आप बार बार बोल रहे हो सर कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, कोई आ रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। Zn सॉलिड Zn2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यह बात समझ में आई कि आपको इतनी बेसिक सी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास है ऑक्सीडेशन, ये चीज हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे हमने लिखा ऑक्सीडेशन को। कामना करता हूं इतनी बात समझ में आई। लेफ्ट साइड पे आपने ऑक्सीडेशन को लिख दिया कि Zn ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो Zn सॉलिड विल बी कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस एक्वस, ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद आप यहां पर ऐसे डबल लाइन बनाओगे, ये डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट्स दी सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर हमारे पास क्या हो गया, Cu2 प्लस एक्वस जो हमारे पास है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा टू Cu सॉलिड। तो ये हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहां पर हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो जिंक सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस बना, यानी कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ, और Cu2 प्लस एक्वस से कॉपर बन गया, यानी कि यहां पर ये हमारे पास रिडक्शन हुआ। देखो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, राइट साइड पे रिडक्शन, इस तरीके से लिखना होता है। ये पर्टिकुलर पार्ट जो हमारे पास है, ये जो है हमारे पास, दिस रिप्रेजेंट्स योर सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो डबल सॉलिड वर्टिकल लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स दी सॉल्ट ब्रिज, ये हमारे पास कहलाता है सेल नोटेशन। क्लियर है बात जी सुनील भैया? अब इसी चीज का ये हमारे पास है कंसेप्ट नंबर 2, ये हमारे पास है कंसेप्ट नंबर 2। अब कंसेप्ट नंबर 2 हमको क्या कहता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स विच अपीयर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ हाफ इक्वेशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिडॉक्स कपल। जैसे तुमको कपल बनना, भाई आते ना कुछ बच्चे बोलते हैं आई लव यू, तो ये कपल बनना चाहते हैं, एक्चुअली में नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, पर जिंदगी में कभी तुम्हारी जीवन में कोई सुंदर कन्या है या किसी सुंदर कन्या के जीवन में कभी कोई सुंदर बालक आया तो ये कपल बनता है ना। हाँ, दो लोगों के मिलन से कपल बनता है। उसी प्रकार यहां पर ये जो अपन ने हाफ सेल की इक्वेशंस लिखी है,
तो इसके एक तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक तरफ रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसे रिडॉक्स कपल कहते हैं। भैया समझ में नहीं आया, देखिए एग्जाम्पल देता हूं कंसेप्ट नंबर 2 का। अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन में लिखता हूं, इक्वेशन मेरे पास है Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव Cu सॉलिड। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है। अब अगर से तुमसे पूछता हूं कि ये और ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सुनील भैया कॉपर जो है हमारे पास, अच्छा इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरूरी थोड़ी ऐसे हो, ये ऐसे भी तो हो सकती है। मतलब अरे भाई कॉपर के ये एक्वस आयंस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो कॉपर सॉलिड बना, कॉपर सॉलिड भी तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, लूज कर सकता है, कर सकता है। अब मान लो अगर उसी इक्वेशन में जहां पर अंबानी जी और मैं थे, अगर मेरे कंपैरिजन में और भी कोई निर्धन व्यक्ति आ गया तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, है ना। हाँ, तो ये वाली चीज भी पॉसिबल है। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। अब यूं देखो, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, तो मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करूंगा, मतलब सामने वाले पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरा क्या हो जाएगा, रिडक्शन, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैंने बोला कि मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं दोस्तों, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, यानी मैं सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दूंगा और खुद को लूज करूंगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे सुनील भैया, अरे मेरे भाई इसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कोई और गेन कर लेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन कोई और गेन कर लेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कि भाई मैंने तुमको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तुम रिड्यूस हो जाओ इलेक्ट्रॉन गेन करके, और मैं क्या हो जाऊंगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। और ये क्या कर रहा है, ये वाली प्रोसेस ऊपर वाली, ये देखो, ये वाली देखो, ये वाली देखो, ये वाली देखो, ये यूं देखो, ये यूं देखो कि Cu2 प्लस एक्वस ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये बनाया, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा बताइए, ये ऑब्वियसली बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि सामने वाले पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और खुद को करता है रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो ये Cu सॉलिड बन गया। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीडॉक्स कपल। समझ में आया मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं रीडॉक्स कपल। मतलब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक इक्वेशन के दोनों तरफ पे लिखे हुए ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि रिडॉक्स कपल। एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट विच अपीयर्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ हाफ इक्वेशन। हाफ इक्वेशन के अपोजिट साइड्स पे, यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, रिडॉक्स कपल कहलाएगा। ठीक है, चलो अब एक सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है ना, एक बेसिक सा सवाल करते हैं। और अभी और भी बहुत सारी टर्म्स हमको पढ़नी है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो चालू है। अभी तो जब हम अगला लेक्चर लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो अभी उससे पहले हमको बहुत सारी चीजें हम और जानेंगे। सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, अभी ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। मुझे लगता है अभी मैंने बेसिक आपका डेवलप कर दिया है, अब मैं धीरे धीरे एडवांस टर्म्स में घुसूंगा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल एकदम बढ़िया बेसिक आपने बना दिया है चैप्टर का। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिडॉक्स कपल, इसमें से कौन सा करेक्ट रिडॉक्स कपल है। आई एम गिविंग यू 45 सेकंड्स टू आंसर दिस। डन। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, आंसर कर दीजिए भाई साहब, आंसर कर दीजिए। 75% से ऊपर अगर बच्चों ने आंसर सही कर दिया तो भैया बबल्स चला देंगे, और साथ ही साथ आपको एक सरप्राइज भी दे देंगे।
अगर 75% से ऊपर बच्चों ने सही आंसर दिया तो चलिए देख लेते हैं कितने टावर हमारे सही आंसर देते हैं। लेट्स सी। ओ भाई साहब, तो तुम लोग डिजर्व करते हो इस पर्टिकुलर बात को। एक बार देख लेते हैं। पलक, हर्षित, धैर्य, आयुष, बबली, रुद्र प्रसाद, आदर्श, प्रदीप, अनुज्ञा एंड डेक केडित आदित्य। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पे ये करेक्ट आंसर है। और क्योंकि 75% से ऊपर बच्चों ने यहां पे सही आंसर किया है, 75% से ऊपर बच्चों ने सही आंसर किया है, तो आप लोगों को दो चीजें मिलेगी। एक तो जैसे ही हम बबल बस्ट खेलते हैं वैसे हमारा बबल बस्ट चलेगा, और साथ ही साथ एक सरप्राइज भी आएगा। तो आइए आइए सर, आइए आइए आइए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओहो क्या बात है। तो ये परिश्रम गोट की फैकल्टी है, ठीक है ना। तो परिश्रम गोट बहुत जल्दी आ रहा है। अब क्योंकि आप लोगों ने 75% से ऊपर से आंसर किया, तो सर देखिए इनके लिए बबल बस्ट। क्योंकि 75% से ऊपर सही आंसर किया था और हमने प्रॉमिस किया कि हम बबल बस्ट करेंगे। सर आप भी बबल फोड़ दो एकदम बढ़िया तरीके से, बस हाँ बबल्स फोड़ दो सर, है ना। तो परिश्रम गोट भी आ रहा है और साथ ही साथ बबल बस्ट भी आ गया। मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए ऑल राइट, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर करेक्ट आंसर क्या है रिडॉक्स कपल का। सो द करेक्ट आंसर टू द रिडॉक्स कपल इज Zn2 प्लस NZn। मैं कामना करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। ये देखिए, ये एक दूसरे के इस तरफ और इस तरफ है ना, हाफ इक्वेशन के इधर इधर प्रेजेंट है। तो वन विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अनदर वन विल बी एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। काम खत्म। क्लियर है, डन। ऑल राइट, अभी ये चालू हुआ है चैप्टर, अभी कुछ भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि भैया टॉपिक खत्म हुआ, नहीं, अभी तो चालू हुआ है। अभी तो बेसिक्स खत्म करे हैं, ये पूरा 11th वाला पार्ट अब खत्म कर दिया। अब 12th वाला पार्ट स्टार्ट होगा मजे के साथ। अभी तक तो जितना 11th में पढ़ के आए थे उतना रिवाइज हो गया, ये सारा 11th का पार्ट था, खत्म हो गया। अब 12th का पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आए भैया लगा दीजिए। और अब मैं आपको होमवर्क पे होमवर्क देता जा रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा। हो पाए तो आप सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये अलग अलग टर्म्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सारे टर्म्स को पढ़ के आना। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये सब कुछ क्या होता है, इनको पढ़ के आना, ठीक है। बाकी एक आपको इस पे छोटी सी रिसर्च करनी है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, इसके ऊपर आप एक रिसर्च करके आएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है जी भैया, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, अब आज की क्लास का इंसानियत का ज्ञान जो बनाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों को एक बेहतरीन इंसान। वैसे तो मैंने आज काफी आपको इंसानियत का ज्ञान दे दिया, जीवन का ज्ञान दे दिया है, पर स्टिल एक छोटी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं और आप सभी को अपना छोटा भाई बहन समझता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप जीवन में सारी चीजें सही तरीके से करें। तो ये बात है दो दोस्तों की। तो दो दोस्त होते हैं और वो दो दोस्त क्या करते हैं, गांव में एक जमीन खरीदते हैं। दो दोस्त, एक रमेश और एक सुरेश, दोनों पैसे मिला के गांव में एक जमीन खरीदते हैं। अब क्या होता है कि उस जमीन के ऊपर खेती की जाती है और फसल उगाई जाती है। जब फसल उगाई जाती है तो उसके अंदर सारी मेहनत जो है वो रमेश जो है वो करते हैं। सारी मेहनत जो है रमेश भाई करते हैं, कि फसल को उगाने से लेके काटने तक का जितनी मेहनत है वो सारी की सारी रमेश भाई करते हैं। अब जब ये फसल पूरी तरीके से कट जाती है तो रमेश भाई बोलते हैं कि हाँ भाई सुरेश जी, मैं तो ये फसल बेचने जा रहा हूं और इससे जितना पैसा आएगा वो मेरा है। तो सुरेश इस बात पे आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि भाई सारा पैसा तुम्हारा क्यों होगा, जब जमीन हम दोनों की है, फसल उगी है, तो जब ये कटेगी और बिकेगी तो ये पैसा दोनों का होना चाहिए। तो रमेश कहते नहीं मेरे भाई, इस फसल को उगाने से लेकर काटने तक मेहनत मेरी है। तो सुरेश कहते लेकिन मैंने भी की मेहनत। बोले क्या, बोले मैंने भगवान से रोज प्रार्थना करी कि फसल खराब ना हो। गांव के अंदर आप देखो सारे खेतों में मेजरली फसल खराब हो गई, लेकिन हमारी खराब नहीं हुई। क्यों, क्योंकि मैंने पूजा पाठ बहुत करी। तो रमेश कहता है ये कैसी बात हुई भाई, कर्म मैंने किया, तुमने बस पूजा पाठ करी तो तुम क्रेडिट ले जाओगे। तो बोले हाँ भाई, मैंने पूजा पाठ नहीं करता तो भगवान फसल खराब कर देते। अभी फसल सही है, इसका मतलब मेरी पूजा पाठ काम कर गया। इस बात की लड़ाई होते 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 दोनों क्या करते हैं, गांव के पंच के पास पहुंचते हैं। अब जो पंच हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, इस बात का जो फैसला है वो ऐसे होगा कि एक बोरी जो इसके अंदर से फसल कटी है, एक बोरी गेहूं रमेश तुम लो और एक बोरी गेहूं सुरेश तुम लो। रात भर में जो इसको पूरा साफ कर लेगा या जो ज्यादा साफ कर लेगा कल सुबह तक वो जीत जाएगा, फसल उसकी होगी। और जीतने वाला ये तय करेगा कि वो डिवाइड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। और जो जीत गया मान लीजिए वो डिसाइड करेगा कि उसको बांटना भी है पैसा या नहीं बांटना है, और नहीं बांटना है तो ठीक है, और बांटना है तो वो भी उसके ऊपर है। तो सारा का सारा फैसला जो है वो जीतने वाले पे है।
रमेश क्या करता है ना, रमेश की एक आदत है कि वो नाम जप के साथ कार्य करता है, मतलब वो अपना कर्म भी करता है और नाम जप भी करता है। तो वो भगवान का आशीर्वाद जाके लेता है मंदिर में जाके कि भगवान मेरे पे अपनी कृपा बरसाना, मैं ये मेहनत वाला कार्य जो है करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें। और रमेश भाई पूरी की पूरी रात भर में पूरी की पूरी गेहूं जो है कट्टा भर साफ कर देते हैं। सुरेश भाई कोई कर्म ही नहीं करते, जाके मंदिर में बस भजन कीर्तन करते हैं कि भगवान तुम कर दो, भगवान तुम कर दो, भगवान तुम कर दो, भगवान तुम कर दो। भगवान का बस नाम जप रहे, कार्य नहीं कर रहे। अगले दिन पंच आते हैं, देखते हैं, फैसला हो जाता है पूरी की पूरी फसल जो है वो रमेश की है, वो जीता है, उसको जो करना है वो कर सकता है। सुरेश अभी भी बड़ा गुस्से में आ जाता है, नहीं 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 नहीं। तो गांव के एक जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो उसको बैठ के समझाते हैं कि देख बेटा सुरेश, जीवन में नाम जप करना बड़ी अच्छी बात है, परमात्मा को, अल्लाह को, वाहे गुरु को, जीसस को, जिसको आप मानते हो उसको याद करना बड़ी अच्छी बात है। पर अगर आप बोलो कि मैं कर्म छोड़ के सिर्फ नाम जप करूं और मुझे जीवन में सब मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता। तू संत थोड़ी है, तू महात्मा थोड़ी है, तू तो एक आम मनुष्य है, और आम मनुष्य का कर्तव्य है कि वो नाम जप के साथ अपना कर्म करता रहे। ठीक है, तो इसीलिए रमेश जीता। सुरेश क्यों आ रहा, सिर्फ नाम जप कर रहा था। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि हम आम मनुष्य हैं, हमको नाम जप तो करना ही है लेकिन इसके साथ कर्म भी करना है। जैसे मेरा कर्म क्या है, पढ़ाना, तुम्हारा कर्म क्या है, पढ़ना, तो हमें ये दोनों साथ में मैनेज करने पड़ेंगे। समझ गए? तो ये दोनों साथ में करिए, अच्छा भोजन करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अच्छे कर्म करिए, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, किसी को बुरा बुरा कुछ भी मत बोलिए, सबके साथ एकदम न्यूट्रल रहने की कोशिश करिए। जहां आपको लगता है गलत हो रहा है उसके लिए आवाज जरूर उठाइए। ठीक है, चल तो दोस्तों करते हैं आज की क्लास को यहीं पे अंत। और जैसा मैं कहता हूं कि आपके प्यारे प्यारे सुनील भी आपके साथ है, तो हमेशा आपके साथ है। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। और जैसा मैं कहता हूं सुनील भी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों आपके साथ है। जितने लेक्चर्स बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उतने में ही पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, गारंटी दे रहा हूं। कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स लूंगा ताकि सिलेबस और स्पीड से दौड़ सके, तो टेंशन मत लेना, मेरे पे विश्वास रखना, सब अच्छा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।